हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से फ्रेंड्स हम ईवीएस की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखें फ्रेंड। जो फ्रेंड नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति असम से संबंधित है। आपका एनसीईआरटी में जनजातियों से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसी से आपके ये क्वेश्चन बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति असम से संबंधित है। बोडो, सिंगपो, गालो या गारो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बोडो जो जनजाति है वो असम राज्य से संबंधित है। असम अपने वन्य जीवन और पुरातात्विक स्थलों के लिए जाना जाता है। राज्य में और कौन सी देखो जनजातियां हैं फ्रेंड्स, बोडो, कचहरी, कार्बी जनजाति अगर पूरे, मीरी जनजाति, मिसमी जनजाति, राभा सहित विभिन्न संस्कृतियों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली जो है एक क्या है, पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, महाराष्ट्र में। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है वर्ली महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक इलाका है। महाराष्ट्र की भूमि अपनी विविध जीवंत संस्कृतियों के लिए जानी जाती है। राज्य का अन्य ज्ञात शिल्पी वर्ली लोग एक चित्र का है जो बहुत ही फेमस है फ्रेंड वहाँ पर। तो अब साधारण से कॉमन से ये बात याद रखिए कि वर्ली कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में फेमस है, जो एक प्रकार की कला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। उज्जैन, जबलपुर, वाराणसी, अहमदाबाद। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जबलपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर और भोपाल कर्क रेखा के पास में पड़ता है। अगर आपका गुजरात में देखें तो गांधीनगर सबसे नज़दीक पड़ता है। और सबसे करीब अगर कोई राजधानी देखा जाए तो रांची, जो झारखंड की राजधानी रांची है, वो सबसे पास पड़ती है कर्क रेखा के। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये उसका दिया गया है। कर्क रेखा का अक्षांश कितने हैं, 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री आपका 30 मिनट है आपका, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा इसको फ्रेंड। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रमेश को नए स्थानों की यात्रा करने का शौक है। वह औरंगाबाद से पूर्व की ओर बढ़ते समय निम्न में से किस जगह की यात्रा कर रहा था। ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स इंडिया के मैप से पूछा गया है, क्योंकि आपका उसमें मैप भी दिया गया है एनसीईआरटी में। आपको मैप में राज्य दिए गए हैं, वहाँ के स्थान कुछ प्रमुख दिए गए हैं। आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए। किस राज्य के पास में कौन कौन से राज्य हैं, कौन से मुख्य सिटियां हैं। तो ये देखो, औरंगाबाद बहुत ही फेमस है, ठीक है फ्रेंड्स, गुफाओं के लिए। आप बहुत से आपकी गुफाएं वहाँ पे मिलती हैं। तो औरंगाबाद से कहा गया पूर्व की ओर। तो औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र से आप पूर्व की ओर अगर देखेंगे औरंगाबाद से, तो पूर्व की ओर कौन सा जिला पड़ेगा, आप कौन सा राज्य पड़ेगा आपका इस साइड आपका महाराष्ट्र से देखेंगे तो छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ की इसमें तो कोई चीज़ नहीं दी गई है। ऑप्शन यारकॉड दिया गया है जो तमिलनाडु में है, मुन्नार दिया गया है, चिल्का झील दी गई है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। ये उड़ीसा राज्य हमारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के जस्ट पूर्व में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चिल्का झील। ये कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। और सिकंदरा किला कहाँ पड़ता है, ये तो उत्तर प्रदेश में। तो ये तो उत्तर में तो है ही नहीं है, सॉरी पूर्व में तो है ही नहीं है।
पूर्व के लिए भी पूछ रहा है कि रमेश कहाँ के लिए यात्रा कर, पूर्व की ओर बढ़ते समय में यात्रा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। देखिए फ्रेंड कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सीटेट में पक्का, तो आप इस लिख के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर है। दिए गए विकल्पों में से चिल्का झील उड़ीसा की वह जगह है जहां रमेश पूर्व दिशा में औरंगाबाद से जा रहा था। सिकंदरा किला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के उत्तर में है। यारकोट जो तमिलनाडु में है, एक प्रसिद्ध पहाड़ी है फ्रेंड, यहीं से याद रखिए यारकोट क्या है, तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है और इसे गरीबों की ऊँटी कहा जाता है। गरीबों की ऊँटी पूछा जाए तो किससे बोला जाता है, यारकॉड को बोला जाता है जो तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है। मुन्नार कहाँ है, मुन्नार केरल के प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशनों में से एक है। तमिलनाडु और केरल दोनों औरंगाबाद के क्या हैं, दक्षिण में स्थित हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, चिल्का झील वाला उड़ीसा। अगला प्रश्न है फ्रेंड बहुत ही रोचक, देखिए रीना आम पसंद करती है, यानी आम उसको बहुत ही पसंद है, मुझे भी है। रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित कर लेनी, या क्या करे वो प्लास्टिक के थैले में रख ले, या रेफ्रिजरेटर में संचित करना, या डी अचार और आम पापड़ बनाना। तो सबसे अच्छा तरीका होगा फ्रेंड्स, सबसे सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया फ्रेंड्स, सही ये भी है कुछ समय के लिए। सबसे अच्छा तरीका ज़्यादा टाइम के लिए टिकाने के लिए कि उसका क्या बना ले, अचार बना ले और उसके आम के पापड़ बना ले, या आम रस के वो आया करती थी पहले आम से बनी हुई रसों से, तो वो बना ले तो क्या काफ़ी टाइम के लिए वो टिक जाता है, टिकाऊ हो जाता है। तो संरक्षण का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा हुआ, अचार और आम पापड़ बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, वही दिया गया है कि रीना को आम पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए संरक्षित करना चाहती है, जिसके लिए आम पापड़ और अचार बनाने का अच्छा तरीका है। जब हम आम के गूदे में चीनी और नमक मिलाते हैं तो यह आम से नमी निकाल देगा, जिससे उसमें सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते और उसे खराब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये कारण था फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया, अब अगला प्रश्न है, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले मैं तो आपको प्रश्न को जूम कर दूंगा, फिर उसके बाद में ऑप्शन दिखाता हूं आपको, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें इसको। तो प्रश्न कहा गया है कि कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है। कुछ नीम की पत्तियां देती है, कुछ आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है, तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है, क्या इसमें सिमिलरिटी है और क्या इनमें डिफरेंसेस है, यानी क्या इनमें अंतर है। तो ये चीज़ बताने के लिए क्या उनको देती है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा। क्या पूछा गया है, इस सवाल का जवाब देने में बच्चे कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल करेंगे। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन दिया गया है परिकल्पना करना। क्या वो परिकल्पना करेंगे, नहीं फ्रेंड्स ये नहीं होगा। अनुमान लगाएंगे, नहीं अनुमान क्यों लगे, जो प्रेजेंट पे सामने चीज़ रखी अनुमान लगाने वाली क्या बात है इसमें। अवलोकन करना या मापना, उसके मेजरमेंट थोड़ी नहीं करेंगे, मापने थोड़ी लगेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, उसको अवलोकन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे क्या सिमिलरिटी उसमें देख रही है, कितनी बड़ी है, कलर कैसा है इसका, दोनों कलर एक जैसा है, भिन्नता आकार में धारीदार है, कैसी किस तरह पत्तियां हैं। तो ये क्या अलग अलग उसमें क्या करेंगे, अंतर देखेंगे और सिमिलरिटी देखेंगे और यानी उसका अवलोकन करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, अवलोकन करना। चलिए अगले प्रश्न को, यही इसमें सारी चीज़ दी गई है, क्या करेंगे उसका, अपने जीवित प्राणियों में अवलोकन विवेक में ये देख है क्यों इसके यूज किया गया है। इस एग्जाम्पल को देख लीजिए थोड़ा सा। अवलोकन प्राथमिक स्रोत से जानकारी का सक्रिय अधिग्रहण है। क्या है, प्राथमिक स्रोत से जानकारी का सक्रिय अधिग्रहण है। जीवित प्राणियों में अवलोकन विवेक में काम करता है, और चूंकि छात्र दोनों पहलुओं को देख रहे हैं, यानी दोनों पहलुओं को देख रहे हैं, उसकी समानता और उसकी असमानता, यानी उसकी जो भिन्नता क्या भिन्न है उसमें, तो वे अवलोकन गतिविधि कर रहे हैं।
इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने में प्रक्रिया कौशल के निरीक्षण का उपयोग किया जाएगा। तो कौन से अवलोकन गति का प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। अब ऑप्शन देखेंगे एक एक करके। ए, किसी वर्ग के बीज कैसे अंकुरित होते हैं दिखाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। उपयुक्त आंसर चुनना है फ्रेंड्स। बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरणों को पेश करके। सी, छात्रों को बीज बोने के लिए एक गतिविधि करने दें और विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने दें उन्हें, और उनके चित्र खींचने के लिए, उनके जो चित्र होंगे किस तरह से अंकुरण निकल रहा है उनके चित्र खींचने के लिए कहा जाए। या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा दी जाए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका सी वाला सबसे अच्छा तरीका आपको देखने खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो क्या किया गया, पहले छात्रों को क्या कर दिया कि तुम जाओ बीज बो, मिट्टी लिए उनको खुद से जब बीज बोते हैं बालक, फिर जैसे धीरे धीरे अंकुरित होते हैं तो विभिन्न चरणों का वो निरीक्षण करें, बार बार उनका निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करने के बाद में उनके चित्र खींचेंगे। तो वो सबसे अच्छी विधि है, आपको सबसे अच्छा तरीका है उनको बीज अंकुरण की प्रक्रिया को दिखाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा सी नंबर वाला। वही सारी चीज़ ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना। देखो सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, करके सीखना, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। कोई चीज़ हम करके सीखते हैं तो वो आपको जल्दी से भूलती नहीं है। इसमें सभी इंद्रियां शामिल हैं, अतः बीज अंकुरण की अवधारणाओं को छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरणों को गतिविधि के माध्यम से प्रदर्शित करने से सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। पौधे का अंकुरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक बीज अंकुरण के विभिन्न चरणों जैसे अंकुरण जैसे अंकुर के लिए बोया गया, फिर अंकुर निकलता है, फिर वैक्स पौधे से गुजरता है। प्रत्येक चरण और उसके परिणामों का अवलोकन और विश्लेषण करके छात्र आसानी से पौधे के प्रत्येक चरण का चित्र बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जब वो देखते हैं तो चित्र बनाना भी उनमें वो सक्षम हो जाते हैं। वो माइंड में उनकी सारी चीज़ें, जब खुद से आप चीज़ें देखते हैं तो वो अच्छे से उसको फीड कर लेते हैं अपने माइंड में, और बड़ी आसानी से उस चीज़ के बारे में वो लिख देंगे। उससे लिखने के लिए भी बोला जाए, प्रक्रिया लिखी जाए तो बहुत आसानी से उसके बारे में बता देंगे और लिख भी देंगे। तो सबसे अच्छी तरीके हो गई ये आपकी ये वाली विधि। अगला प्रश्न है, क्या शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षार्थी या पाठशाला संबंधी मूल्यांकन। ईवीएस का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी सीडीपी जैसा लग रहा होगा लेकिन यही शिक्षार्थी और शिक्षकों दोनों को निरंतर प्रक्रिया प्रदान करते। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन वह साधन है जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा सहयोगी वातावरण में छात्र की प्रगति की निरंतर निगरानी के लिए किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षक सहयोगी वातावरण, जो उसका सहयोग वातावरण में जो सहयोग हो रहा है उसको निरंतर उसकी छात्र की प्रगति जो किस तरह से हो रही है उसका निरंतर क्या करते हैं, निगरानी करता है। यह छात्र को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है और शिक्षक के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण का स्थान प्रदान करता है। शिक्षक के लिए कैसा होता है, ये उपचारात्मक शिक्षण का स्थान है मिलता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्तविक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता है? किसी घटित घटना पर संक्षिप्त कहानी। तो वास्तविक रिकॉर्ड की बात की, वास्तविक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ऑप्शन इसमें कर रहा है? किसी घटित घटना पर संक्षिप्त कहानी बताई गई हो, या बच्चे की वर्कशीट का संग्रह, सी माता पिता को दिखाई गई एक औपचारिक रिपोर्ट, ये
पूरा मिस हो गया छोटू भाई। ये फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा था, एक सेकंड, रिपोर्ट लिखा था यहाँ पर, रिपोर्ट मिस हो गया थोड़ा। माता पिता को दिखाई गई एक अनौपचारिक रिपोर्ट। डी, किसी बच्चे की प्रगति के बारे में स्कूल प्रशासन को दिखाई गई रिपोर्ट। तो सबसे अच्छा आंसर आप देख रहे होंगे, तो सबसे अच्छा आंसर क्या दिख रहा है, बच्चे के जो वर्कशीट का संग्रह है, जो उसने वर्क किया है, वो उसका सबसे अच्छा वास्तविक और ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है कि बच्चे ने क्या वर्क किया, किस तरह से उसने काम अपने एक्टिविटी की, किस तरह से उसने कुछ कार्य को जो दिया गया, एग्ज़ाम का कार्य हो या किसी चीज़ को अवलोकन करना हो, या उसने किसी चीज़ की विधियाँ लिखी, किसी चीज़ को समझा, तो ये सारी के जो उसका बच्चे के वर्कशीट का संग्रह होता है वो सबसे अच्छा वास्तविक रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बच्चे की वर्कशीट का संग्रह। एक वास्तविक रिकॉर्ड किसी शिक्षक द्वारा बच्चे के कार्य की घटित घटना की छोटी से छोटी रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। वास्तविक जो रिकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि वास्तविक रिकॉर्ड क्या है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या होता है, शिक्षक द्वारा बच्चे की कार्य की घटित घटना की छोटी सी छोटी कहानी या रिपोर्ट को प्रदर्शित करता है। छोटी सी छोटी कहानी या रिपोर्ट को प्रदर्शित करता है। ऐसी कई मूल्यांकन तकनीकें हैं जिनका उपयोग डेटा रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, और इनमें एक वास्तविक रिकॉर्ड है। इनमें से एक ये क्या है, एक वास्तविक रिकॉर्ड है। ये छात्र की प्रगति की लिखित विवरण है जिन्हें शिक्षक दैनिक आधार पर अपडेट करते हैं। इनका उपयोग सामाजिक कौशल की प्रगति को रिकॉर्ड करने या निर्देशात्मक लक्ष्यों में से संबंधित कुशलताओं का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से अब रखिएगा। वास्तविक रिकॉर्ड क्या होती है, जिसमें शिक्षक क्या करता है, बच्चे के कार्य की घटित घटना की छोटी सी छोटी कहानी या रिपोर्ट को प्रदर्शित करता है। कुछ बारीकी सब सूक्ष्म मूल्यांकन एक तरीके से करता है इस चीज़ में। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर हम उसके ऑप्शन देखेंगे। रमेश कक्षा 7 का शिक्षक है। रमेश क्या है, कक्षा 7 का टीचर है वो। वह एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने छात्रों को एक मज़ेदार गतिविधि में संलग्न कर देता है। कोई ऐसे मज़ेदार उसने कोई गतिविधि बता दी जाए, कुछ ऐसे चीज़ें एक्टिविटी दे देता है, उसमें संलग्न कर देता है। इस गतिविधि के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, इस जो गतिविधि उसने दी, मज़ेदार रोचक गतिविधि जो उन्होंने दी, कोई एक्टिविटी ऐसी दे दी उन्होंने, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अब ऑप्शन में देखिए क्या, छात्रों को प्रेरित और सक्रिय करना, बी, शिक्षक का कार्यभार कम करना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सी, कक्षा शुरू करने से पहले छात्रों का अनुशासन प्रदान करना, तो इसमें क्या मज़ेदार करने में अनुशासन तो नहीं प्रदान हो रहा है। छात्रों का तनाव कम करना, तो आपको डी ऑप्शन भी लग सकता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा आपका ए, आपका छात्रों को प्रेरित और सक्रिय करना। कि छात्र किस तरह से माहौल में बैठे हों क्लास में, जब कुछ मज़ेदार चीज़ दे दे वो एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा सक्रिय हो जाएंगे, है ना। मुरझाने से बैठे होंगे, कोई सर पढ़ा के गए होंगे, एकदम बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते, तो उनको थोड़ा सा मज़े रोचक कुछ ऐसी चीज़ दे दी गई तो क्या उनका थोड़ा सा माइंड एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद में जब पढ़ाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होने के बाद फिर जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे एकदम एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो इस चीज़ लिए हो जाता है। यही क्या है, एक नया पाठ शुरू करने से पहले एक मज़ेदार गतिविधि आयोजित करके एक शिक्षक रुचि के साथ नई अवधारणाओं को अधिगम के लिए छात्रों को प्रेरित करने की कोशिश करता है।
ऐसा करने से व्याख्यान में भाग लेने के दौरान कक्षा में उसका ध्यान, जिज्ञासा का स्तर बढ़ेगा। यही सारी चीज़ें जो भी बताई मैंने। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका ईवीएस से पूछा गया है, भोजन से संबंधित है। अलग अलग जगह की अलग अलग रेसिपी रहती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग राज्यों के जो खाने की चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल। पूछ रहा है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। नारियल डली हुई करी, किसी भी करी में नारियल डली हुई किसी भी करी, तो ये नारियल डली हुई करी तो जितने के साउथ के राज्य सब वहाँ मिलती है। लेकिन साथ में करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ए पश्चिम बंगाल का, बी बिहार का, सी तमिलनाडु का, डी केरल का। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, साउथ में भी सबसे ज़्यादा ये फेमस है केरल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। अब है क्या ये टेपियोका, या इसको टाइयोका भी बोलते हैं, टेपियोका भी बोलते हैं फ्रेंड्स। टेपियोका एक स्टार्च है। क्या है, स्टार्च, जो कसावा के पौधे की जड़ें, जो कसावा एक पौधा होता है, पौधे की जड़ों से निकाला जाता है। इसे विभिन्न आकारों के महीन चूर्ण तथा मोतियों में डाला जा सकता है और कई खाद्य पदार्थों में इसे गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत के दक्षिणी हिस्सों में विशेष रूप से केरल में चावल के पश्चात टेपियोका सबसे अधिक खपत होने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कहाँ होता है, आपका केरल में। याद रखिए फ्रेंड्स, रेसिपी से भी क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कौन सी खाने के डिश है, किस राज्य की कौन सी डिश फेमस है। तो आप डिश वाला भी आपको सारी चीज़ें देख के जाना है वहाँ पर। अब अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है, तो इसके हम ऑप्शन नीचे हैं तो वो देखेंगे। आप देखिए पहले क्या पूछा गया है, बाढ़ के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कथन निष्कर्ष कथन वाला, कि उसमें आपको ऑप्शन चूज करने को ए बी, इस तरह से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों सही है ना, इस तरह से। तो बाढ़ के कारणों के संदर्भ में लिखने में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बाढ़ के कारण पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दिया है इसने, यह उच्च निर्वहन वाली नदी से किनारे पर अति प्रवाह के कारण हो सकता है। यह उच्च निर्वहन वाली नदी से किनारे पर अति प्रवाह के कारण हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है यह तट के साथ तूफानी लहरों के कारण हो सकता है। तो ये भी सही है, आपका फर्स्ट भी सही दिख रहा है, और आपका बी जो सेकेंड ऑप्शन है ये तो दोनों से सही दिख रहे हैं। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से पानी आता है कि नदी के किनारे वाले एरिया में, और बी जो आपका बहुत तूफानी लहरों के टाइम तो बहुत झलझलाता हुआ पानी स्पीड से आता है, तो काफ़ी ऊंचाई के साथ में पानी गिरता है। जब स्पीड से छोड़ा जाता है कहीं से, बहुत तेज़ी से पानी आती है जब बाढ़ होता है। तो दो तो ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं। तीसरा ऑप्शन में बोला है कि ये तट पर कम नदी निर्वहन और कम जल स्तर के कारण हो सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं, और नदी में कम तेज़ी से पानी, वो बहुत कम स्पीड से पानी जा रहा है, या जल स्तर कम है, तो क्या बाढ़ आएगी, कभी नहीं आएगी। जब जल स्तर ही नदी का अच्छा नहीं होगा तो बाढ़ आने की संभावना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन बोला है यह मुख्य नदी में कम जल स्तर के कारण अप्रवाही जल के वक्र के कारण एक सहायक नदी में किनारे पर अति प्रवाह के कारण हो सकता है। तो इसमें कम जल स्तर की बात कर दी, तो ये बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1 और 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका ए, 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं आप फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। अब देखो एक लड़की कह रही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये भी डिश से क्वेश्चन है, पूछा गया है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को क्या पसंद है, सांप खाना यानी स्नेक खाना पसंद है।
जब भी हमारी साफ खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाके लिग हू फेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिग हू फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? अब लिग हू फे ये कहाँ की भाषा? देखिए चाइनीज भाषा है, तो कहाँ का हो सकता है फ्रेंड्स? असम का, हांगकांग का, उड़ीसा का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये तो फेमस डिश कहाँ की है? हांगकांग की फेमस डिश है ये। तो हांगकांग कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हांगकांग। भारतीय राज्यों में इसकी बात अगर की जाए, भारत में ये कहाँ खाई जाती है, डिश कहाँ खाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में डिश देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? हांगकांग। अब इसके बारे में तो थोड़ा सा देख लीजिए। ली हू फेन एक चीनी भोजन है जिसमें स्टार जेली मौजूद रहता है। इसे आमतौर पर ठंडा परोसा जाता है। एक दिलकश चटनी के साथ इसे गर्मियों में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए यदि कोई कह रहा है कि यदि वह इसे पसंद करती है तो वो है चीनी क्षेत्र के यानी हांग विकल्प के अनुसार संबंधित होगा। चाइना व्याज वाले तो सब कुछ खा लेते हैं। आप सांप लो, सुअर लो, चमगादड़ लो, चमड़ा का खादड़ खा खा के तो कोरोना फैला दिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ सब ऊल पटांग की चीज़ें खाई जाती हैं। तो अब कुछ भी ऊल पटांग के खाने की बात करते तो तुरंत आप मार दो चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में चार गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हो सकते हैं? कौवा, चील, बुलबुल। कौवा तो इतनी दृष्टि नहीं होती है, चील की होती है लेकिन बुलबुल की नहीं होती है। बाज, कबूतर, तोता। बाज की होती, कबूतर तोता की नहीं होती दूरदृष्टि। चील, बाज, गिद्ध। और डी ऑप्शन दिया गया है फाख्ता, कौवा, मोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चील, बाज, गिद्ध। चील की बहुत दूर तक देखने की वो आपकी उसकी क्या होती है? दूर तक वो देख सकता है, सक्षम होता है बहुत दूर तक। अब देखो चील उड़ता रहता है आसमान में, आसमान से उड़ते उड़ते अपने शिकार को वहीं से बिल्कुल उसमें निगाहें फिट कर लेता हो, वहीं से आके और वो उठा के शिकार को सीधे गायब हो जाता है। बाज, बाज की भी बहुत तेज, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शिकारी बाज को माना जाता है ना। और गिद्ध, गिद्ध की चर्चा तो आपने रामायण में पढ़ी है कि वहाँ जो संपाति था, वो संपाति समुद्र किनारे जो बैठा था, जटायु का भाई था, उसने वहीं से समुद्र किनारे से बैठे बैठे सीता जी लंका में बैठी थी अशोक वाटिका के नीचे। तो इसका तो हमारा रामचरित मानस में भी इसको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। वहीं से देख बैठे बैठे दूरदृष्टि से बता देते कि वो अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं सीता जी, वही हैं, बहुत उदासी हैं, उदास चेहरा लिए हुए, वो सीता जी ही हो सकती हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका? चील, बाज, गिद्ध, इन तीनों की नज़र बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक देख सकते हैं ये। कुछ पक्षी जैसे चील, पतंग, गिद्ध, बाज हमसे वस्तु को 4 गुना अधिक स्पष्ट दूरी से देख सकते हैं। ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं, जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, ये 8 मीटर की दूरी से उसको स्पष्टतया देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सारी चीज़ें। भोजन को, अब देखिए फ्रेंड ये भी क्वेश्चन आया, भोजन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। भोजन को आग पर विकिरित सूक्ष्म ऊर्जा पर खुला रखकर इसे पकाने का एक तरीका कौन सा हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म कहा गया, सूक्ष्म वर्ड पर ध्यान रखिए। सूक्ष्म ऊष्मा पर खुला रखकर इसे पकाने का एक तरीका कौन सा हो सकता है? पानी नहीं डालना, पानी डालोगे सूक्ष्म बचेगा नहीं। पकाना तो पानी डाल के होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तलने में भी पानी डाल दे, तेल ऑयल डाल के तलते हैं, कोई सी फ्राई करते हैं। भूनना, रोस्टिंग के, उबालने में भी पानी डालते, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? भूनना। जैसे चना क्या होते हैं? भुने जाते हैं। तो क्या हो गया? बहुरी भूंजी जाती है। तो ये क्या हो जाता है? जैसे अब गरम रेत डाल के, अब देखे होंगे बालू वालू डाल के उसको गर्म करते हैं, पॉपकॉर्न निकालते हैं, अब देखा होगा पॉपकॉर्न बनता है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है? भूनना, रोस्टिंग प्रक्रिया होती है। तो इनकी इंग्लिश भी याद रखिएगा। पकाना को बेकिंग, तलना फ्राइंग, और भुनना रोस्टिंग कहलाता है, और बॉइलिंग ये आप सारी चीज़ें जानते हैं। तो क्या हो जाएगी, कौन सा तरीका हो जाएगा आपका? भूनना, रोस्टिंग। वही सारी चीज़ें कि भूनना आग में,
ओवन होता है, या कभी कभी गर्म अंगार, रेत या पत्थरों के अंदर विकृत सूक्ष्म ऊष्मा पर खुला रखकर खाना पकाने का एक तरीका है। जैसे सब्जियां पकाते हैं लोग, मांस पकाते हैं, मक्का, आलू, शकरकंद भुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, आपका बिहार से, या महाराष्ट्र से? तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कलमकारी चित्रकारी कहाँ से है? आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है? यह चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में की जाती है। याद रखिएगा, आप पूछ दे, ये क्वेश्चन बना है कई बार कि कलमकारी जो चित्रकारी होती है वो किस पर की जाती है। तो पहली बात तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, और इसे कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में किया जाता है। इसको कपड़े पर ब्लॉक बना के क्या होती है, प्रिंटिंग की जाती है तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चीज़ों को। अगला प्रश्न है, मेरे नाम से शुरू हो रहा है। रोहित ने अधिक मात्रा में विटामिन डी की गोलियां खा ली हैं। उसकी चाची जो एक डॉक्टर है उसे ऐसा करने के लिए मना किया था, नहीं तो उसे किस समस्या के होने का खतरा हो सकता है? तो आप याद रखिए, उसने क्या विटामिन डी की गोलियां खाई हैं। तो विटामिन डी, पहले तो यही एक क्वेश्चन और कर लो, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? फ्री। तो हमें कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, ये ऑप्शन में आप करके बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके भेजेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन डी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, इस चीज़ को बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि अगर विटामिन डी की गोलियां खाएं तो इससे कौन सा खतरा हो सकता है? ए, हड्डियों का कमज़ोर होना, बी, मसूड़ों से खून निकलेगा, सी, पथरी, डी, मधुमेह। तो इसका सी आंसर, ये इसको पेट में क्या पड़ जाएगी, विटामिन की गोली खाने से पथरी पड़ने की समस्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि कैल्शियम होता है इसमें। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? शरीर में जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण में मदद करता है। इसकी अधिकता से आंतों में अधिक मात्रा में कैल्शियम अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण रक्त का कैल्शियम स्तर बढ़ जाता है। कैल्शियम की अधिक मात्रा में कोमल ऊतकों जैसे किडनी में जमा हो जाता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, पथरी का निर्माण हो जाता है। इसी को बोलते हैं पथरी। ठीक है फ्रेंड, जिसका ऑपरेशन करवा के जिसे निकलवाना होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बड़ा सा प्रश्न है, इसको भी देखें। पहले प्रश्न हम देखते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं लोग, या झूम खेती में इस भूमि पर उगने वाले बांस, खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये पूछा गया, ऑप्शन दिए गए हैं कि झूम खेती के विषय में बताना है। क्या फसल को काटने के पश्चात कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों तक इसे खुला छोड़ देते हैं? बी में बताया कि बांस या जो खरपतवार होते हैं झूम भूमि में उगने वाले, इसे जला देते हैं, या बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई कर देंगे। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और एक ही खेत में 3-4 भिन्न, ये भी ये नहीं होगा। ई में कहा गया है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इनमें सबसे सही कथन क्या है? ए, बी, डी, या ए, बी, या केवल बी, डी, या केवल ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए और बी, ये दो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिख रहे हैं।
ए और बी, यानी एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक क्या खुला छोड़ दिया जाता है, और भूमि में उगने वाले जो बांस और खरपतवार होते हैं उनको जला दिया जाता है, जो क्या करें एक उसके उर्वरक का कार्य करते हैं, जैविक खाद के रूप का कार्य करता है, जो उसकी राख होती है जलने के बाद। तो ये दोनों ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यही सबसे उपयुक्त आंसर है। अब देखो झूम खेती के बारे में दिया गया, इसको हम देख लेंगे, थोड़ा सा पूछा जा सकता है यहाँ से, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। झूम खेती है क्या? इस प्रकार की खेती में एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए जमीन जस की तस जैसी थी उसी तरह से उसको जमीन पर कुछ भी नहीं उगाया जाता है, उसको मतलब छोड़ दिया जाता है। एक फसल कटने के बाद फिर क्या करते हैं, भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार, छोटे या बेकार पौधे को बाहर नहीं निकाला जाता है, उन्हें काटा और जलाया जाता है, क्योंकि राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। फिर और क्या होता है इसमें, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्के से खोदा जाता है, जुताई नहीं की जाती है, तो हल्का हल्का उसको खोदा जाता है। मिजोरम में इस खेती की जा रही है। यह यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ की इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर वो चावल की खेती करते हैं। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस को पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा, मिजोरम में एक नृत्य बहुत ही फेमस है। कौन सा नृत्य है वो? चेराव नृत्य। याद रखिएगा, चेराव नृत्य, बांस को पकड़ के बम्बू डांस जैसा करते हैं, उससे वो बोलते हैं चेराव नृत्य। जो यहाँ पे चावल के फसल के उत्पादन के बाद में फसल जो हो जाती है उसके बाद में एक जश्न मनाते हैं, जिसे हम वहाँ पे चेराव नृत्य भी करते हैं। तो याद रखिए चेराव नृत्य कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। ये भी यह चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, सेट कर दूँ इसे। हॉर्नबिल त्यौहार डैश में मनाया जाता है? राजस्थान में, नागालैंड में, सिक्किम में, झारखंड में। तो राइट आंसर है इसका नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? ये बहुत ही कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, और त्यौहार भारतीय त्यौहार भी आपका ईवीएस का पार्ट है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बना है कि हॉर्नबिल त्यौहार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है फ्रेंड्स। नागालैंड वनस्पतियों और जीवों में अत्यधिक समृद्ध है। राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य और प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से यह प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 10 दिसंबर को फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो आज तक क्वेश्चन यहीं तक फ्रेंड्स थे। कैसी रही क्लास ये ईवीएस की? अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, जो फ्रेंड्स नहीं देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तो शेयर करें फ्रेंड, ताकि सब लोगों को पहुंच सके आपका ये प्यार है सब भाई दोस्त भाई आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।